अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप प्रिपरेशन में हम लोग करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर जो कंप्लीट हो चुके हैं अब तक के। अगर आपने नहीं देखे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप प्रेप में जाके वहां से सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आप तक हमारी जो फर्दर वीडियोस है वो पहुंचती रहे। चलते हैं आपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चैप्टर 9 में है, जिनमें एज सच कोई चीज़ नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल वे में कोई चीज़ नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज दोस थिंग्स। इनमें चीज़ें हैं आपका हाइजेन प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेज, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म्स, देन है आपके पास न्यूट्रल रिंग एंड देन है मेटल्स एंड पैरामीटर। हाइड्रोजन प्रिंसिपल, इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने वेव फ्रंट्स को कंप्लीटली डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया था। हाइड्रोजन प्रिंसिपल इज आल्सो अबाउट द वेव फ्रंट्स। हाइड्रोजन ने 1678 में ये कहा था कि हमारे पास जो लाइट है that moves in the space as the form of the wave, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस कोई भी मौजूद नहीं थी जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करें। बट 1801 में जाके यंग मॉडुलस ने जो है इस चीज को प्रूव किया था कि लाइट ट्रेवल इन द स्पेस एज द फॉर्म ऑफ द वेव। यानी कि 1678 की हाइपोथेसिस, हाइजेन का हाइपोथेसिस, यंग ने बाय यंग डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1801 प्रूव किया था। ठीक हो गया। स्टेटमेंट हाइजीन प्रिंसिपल की क्या थी? वो कहते हैं जी, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट्स को, मे बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो वेव फ्रंट्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है, which spread out in the forward direction with the speed equal to the speed of the propagation of the wave। यानी कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं इनको आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास अगेन से एक सोर्स बन रहे हैं। किस चीज का सोर्स बन रहा है? आपकी वेव्स को स्प्रेड आउट करने का। और इनकी स्पीड क्या होगी? वही स्पीड होगी जो कि इनकी सोर्स स्पीड आ रही है, या फिर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव होगी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकंड वो कहते हैं न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर द certain intervals of time can be found by the constructing a surface all touches all the secondary wavelengths। तो होता ये है कि आपके पास छोटे छोटे वेवलेट्स की पॉइंट्स बनते हैं। जो आपके पास न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट्स की, वो उन पॉइंट्स को टच करके एक जो आपके पास सरफेस बनती है उससे ऑब्टेन होगा। हाइजीन प्रिंसिपल के सिंपल दो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखने की, हाइजीन ने क्या प्रपोज किया था कि लाइट मूव इन द स्पेस एज द फॉर्म ऑफ द वेव। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपको पता ही है कि आपके पास दो तरह की इंटरफेरेंस होती है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं और आगे आने वाले लेक्चर में भी इंटरफेरेंस का बहुत ज्यादा रोल होगा। तो इंटरफेरेंस आपके पास कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, उसमें बात डिफरेंस जो है वो चेंज होता है। इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है जी? द इंटरफेयरिंग बीम ऑफ द लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, आपके पास अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि आपके पास सनलाइट से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर होगी होगी भी तो हमें डार्क एंड ब्राइट अल्टरनेटिव फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, वो नहीं दिखाई देंगी क्योंकि लाइट जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है। जो आपके पास सनलाइट है या व्हाइट लाइट, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि इंटरफेयरिंग बीम जो है दैट मस्ट बी द मोनोक्रोमेटिक। सेकंड वो कहते हैं दैट मस्ट बी द कोहेरेंट। एक होता है वर्ड कोहेरेंट, एक है जी आपका फेज कोहेरेंट। सिंपल कोहेरेंट आपका वो होगा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगी, बट जिसमें फेज भी सेम होगी उसमें आप कहेंगे कि आपके पास फेज कोहेरेंट है। ठीक है। ये आपके पास कोहेरेंट दो तरह की होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी। ठीक है। उसमें आप कहेंगे कि आपके पास कोहेरेंट सोर्स है। जिसमें फेज और फेज डिफरेंस सेम होगा उसको आप कहेंगे कि आपके पास ये फेज कोहेरेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास यहाँ पे इंटरफेरेंस की कंडीशन और कोहेरेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जी इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म। अब आपके पास ये है कि इंटरफेरेंस थ्रू द मल्टीपल, आपके पास जो डिजाइन आइडियाज हैं उनमें से आपने इंटरफेरेंस को स्टडी करना है। फर्स्ट उसमें से है थिन फिल्म। थिन फिल्म आपके पास बेसिकली क्या होती है? वो थिन फिल्म की डेफिनेशन ही क्या है?
Thin film is a transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of the light. यानी कि हर वो मीडियम जिसकी थिकनेस जो है वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी नोन एज द थिन फिल्म। ये आपके पास जो कॉमन डेफिनेशन है वो भी आ सकती है कि थिन फिल्म की जो थिकनेस है दैट इज कंपेरेबल, ग्रेटर, मच लार्जर, मच स्मॉलर और नन ऑफ दीज या इक्वल, ये भी हो सकता है। ठीक है, देन है जी जो थिन फिल्म की जो, अच्छा थिन फिल्म से हो क्या रहा है ये देखिए, ये रे ऑफ द लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। रे ऑफ द लाइट आ रही है ये ए से, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे आपके पास थिन फिल्म है, कुछ रे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, ये हाफ पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रही है, बट कुछ वेव जो है वो अंदर आ रही है, अंदर की तरफ जो आ रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ ना कुछ पाथ जो है ना वो कवर कर रही है, तो इस पाथ कवर करने की वजह से इस वेव में और इस वेव में देयर विल बी द फेज डिफरेंट, सॉरी पाथ डिफरेंट, ठीक है। ये यहाँ से जो यहाँ तक आई है देन यहाँ से रिटर्न वापस गई है। अच्छा एक और चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है ये इसी तरह की, आपका जो ब्रैग्स लॉ है वो भी इसी तरह से होता है, यहाँ से आपका डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो रिटर्न बैक जा रही है, आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सोर्स है डेट वाज द सेम, सोर्स सेम था, इसका मतलब वो मोनोक्रोमेटिक भी थी और कोहेरेंट भी थी। एक आपके पास ये रे स्प्लिट हुई है और एक ये रे स्प्लिट हुई है, इन दोनों रेज ने मिलकर जो है वो किए है इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट किया है थिन फिल्म में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक रे स्प्लिट होके टू रेज में गई है उन्होंने हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस की है थिन फिल्म में। अब वो कहते हैं कि जी द पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंट है, पाथ डिफरेंट नहीं है, पाथ डिफरेंस डिपेंड अपॉन द थिकनेस एंड द नेचर ऑफ द फिल्म, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है और नेचर क्या है फिल्म की। देन ये एंगल ऑफ द इंसिडेंट भी जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ठीक है। हो सकता है कि सम टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन हम इसको आगे स्टडी करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट जी हमारे पास ये एक चीज मैंने आपके लिए डाल दी है, लेकिन ये चीज आपने खुद सर्च करनी है, इसलिए मैंने डाली है ताकि आपको आइडिया हो कि चीजें हमने किस तरह से सर्च करनी है और उनको हमने जो है वो जनरलाइज करके उनके आंसर्स कैसे निकालने हैं। बस मैंने ऊपर बता दिया कि फीचर जो होता है ये शो करता है इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा आपने ये बताना है कि ये फिगर जो है ये कैसे, इसमें जो आपके पास एक मोर का पर होता है उसमें ये जो पैटर्न है ये कैसे शो होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये जो कलर है ये लाइक नेचुरली ऐसा है कि हर एक पे ऐसा होता है, नहीं। लेकिन जहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है देन कुछ रिफ्लेक्ट हो रही होती है देन वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा होता है। सेम इन द केस ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में भी ये प्रोसेस और होता है, उसकी जो होती है बटरफ्लाई के डिफरेंट कलर्स होते हैं वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से, तो ये कहीं से आपकी इवन एफएससी की बुक में भी ये चीज प्रेजेंट है, तो आप वहां से भी इसको स्टडी कीजिएगा, एज आप इसको इंटरनेट से भी स्टडी कीजिएगा डिटेल से। बट सिंपल आपके जाने के लिए ये बेस्ट है, ये काफी है। पिकॉक का जो पर होता है वो उसमें इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो मोस्टली कॉमनली ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन रिंग्स। अच्छा न्यूटन रिंग्स की आपके पास सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। तो न्यूटन रिंग्स में आप इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट किसमें कराते हो, एक एयर फिल्म में जो कि इनक्लोज्ड होती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस में और ग्लास प्लेट, ठीक है। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट देन देयर विल बी द सर्कुलर डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन, बट जो सेंटर होगा दैट विल बी द डार्क, ठीक है। बट अगर आप सिंपल जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो यूज कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर है वो आपका ब्राइट होगा, ठीक है। एट द पॉइंट, अच्छा ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये हो क्यों रहा है, आपके पास जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ग्लास प्लेट है उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज द जीरो, उनकी जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस जीरो होती है, बट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म, आप देखिए प्लेनो कन्वेक्स नीचे से थोड़ा सा सर्कुलर कर्व टाइप होता है, ऊपर से प्लेन होता है, ठीक है। तो ऊपर से जो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ नीचे अंदर की तरफ आती है, जो इनर सरफेस से वापस की तरफ जाती है, उसकी वजह से हमारे पास पाथ डिफरेंट ऑफ हाफ वेवलेंथ जनरेट होता है। ये हाफ वेवलेंथ जो जनरेट हो रहे हैं ना ये काज करता है आपकी डार्क फ्रिंज को, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म है फ्रॉम द डेंसर मीडियम उसकी वजह से आपके पास जो
पार्ट डिफरेंस जनरेट हो रहा है λ/2, उसकी वजह से आपके पास डार्क फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ द जो न्यूट्रॉन रिंग्स है वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर ऑफ द न्यूट्रॉन रिंग इज द डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि आपको पता है कि हाफ लैम्डा जो है वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव का जो है वो पार्ट डिफरेंस है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द न्यूट्रॉन रिंग्स इज द हैविंग द सर्कुलर डार्क फ्रिंजेस एट द सेंटर। It is possible, it's also possible to obtain the neutron ring with the transmitted light, यानी कि आपके पास जो transmitted light है अगर आप उसको वो यूज करेंगे then your center will be the bright, ठीक है। in this case we will get a central bright fringe instead of the dark, ठीक है। तो सेंट्रल जो आपका वो होगा वो डार्क होगा। इसमें दो ही चीजें आपको याद रखनी है, एक इसकी कंस्ट्रक्शन, सेकंड डार्क फ्रिंज कब बनती है सेंटर में, और थर्ड ये है कि आपकी ब्राइट फ्रिंज कब बनती है सेंटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास माइकल्स इंटरफेरोमीटर। माइकल्स इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन लेते हो। किसके लिए लेते हो कि आपकी दो लाइट्स, जो लाइट की बीम है वो कैसे स्प्लिट कैसे हो रही है, देन वो रिकम्बाइन होके आप इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे देंगे, ठीक है। इन प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर द मिरर कैन बी मूव। अच्छा प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप मिरर को मूव ऑन करते हो, परपेंडिकुलर भी मूव करते हो उसको, ठीक है। परपेंडिकुलर मूव करने से क्या होता है कि उसकी जो लेंथ है ना वो चेंज होती है। जब लेंथ चेंज होती है तो चेंज इन लेंथ जो है वो आपका जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो चेंज करती है। यानी कि सम हाउ ऐसा भी होता है क्योंकि जो फ्रिंजेस का दरमियान डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, each time the fringe is shifted the mirror is displaced through λ/2। जब जब आप मिरर को λ/2 से डिस्प्लेस करते हैं then your fringe pattern will shift। So by counting the number of the fringes which are shifted by the displacement of the mirror we can write the equation। equation हम लिखेंगे L is equal to m λ/2 by using the radiation of the non wavelength। यानी कि अगर आपको wavelength पता है we can make use of this formula to determine the length precisely। अच्छा जब आपको अगर लैम्डा पता होगा, ठीक है, देन आपको एम डी आपको जो है आप काउंट करते हो कि आपने कितनी फ्रिंजेस के लिए इसको करना है, तो आप जो लेंथ है इसको प्रिसाइजली काउंट कर सकते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट इन द मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ द वाइब्रेशन। ये आपके पास मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन कौन सी चीज होती है कि वेव फ्रंट होती है, ठीक है। टू सोर्स ऑफ द लाइट आर कोहेरेंट इफ दे एमिट द रेज ऑफ कोहेरेंट। अब इसने सिर्फ कोहेरेंट की बात की, इसमें आप सेम वेवलेंथ भी कह रहे हैं, आपके पास सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये नहीं होता, सेम वेवलेंथ विद द सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ सॉरी अगर सिर्फ फेज कोहेरेंट होता तो आपके पास सिंपल फेज डिफरेंस जो है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, आप उसको भी पिक कर सकते थे। नेक्स्ट है जी आपके पास सेंटर ऑफ द न्यूट्रॉन रिंग इज डैश ड्यू टू द डैश कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव सॉरी। तो आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से अभी हमने डिस्कस किया कि दैट विल बी द डार्क व्हेन न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व्ड विद द ट्रांसमिटेड लाइट एंड सेंट्रल स्पॉट विल बी द ब्राइट। यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट से यू विल गेट द ब्राइट सर्कल एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंजेस। देन है जी आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा ये इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ये आपके पास सिंपल है, बट मेक श्योर कि आपने इसमें जो है वो कैलकुलेटर यूज नहीं करना। समहाउ आपकी पीपीएससी में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन की वन होती है। इसमें ये है कि आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको जो है उसकी हाफ ग्लास सिल्वर प्लेट है, उसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज हो रहा है। इफ द मिरर इज मूव एल आपका ये है, ठीक है। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। अब इसमें दो चीजें हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी यूज हो रही है, ठीक है। देन आपके पास जो लेंथ है वो भी आपकी गिवन होगी, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास कितनी फ्रिंजेस जो है ना वो फाइंड हो रही है, कितनी फ्रिंजेस बन रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी सो फिल्म एग्जिबिट द ब्रिलियंट कलर इन द सनलाइट ड्यू। सो फिल्म जो है उसमें जो कलर ब्रिलियंट कलर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, डिस्पर्जन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ये है जी आपके पास इंटरफेरेंस। द इक्वेशन ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है अभी हमने पढ़ी है, L इक्वल टू m λ/2। ये था हमारा आज तक का लेक्चर। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपने मस्टली अटेंड करना है। इसकी वजह ये है कि उसमें बहुत जो आपके पास, ये तो मैंने आपको सिंपल वो चीजें बताई हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास है, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपके पास डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने वो लेक्चर लाजमी लेना है। वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।